गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है फेज स्पेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेज स्पेस क्या होता है, आप एक आसान तरीका में या आसान भाषा में कैसे समझ सकते हो कि फेज स्पेस क्या है और कैसे उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो फेज स्पेस को समझने से पहले आपको दो टाइप्स के सिस्टम्स के बारे में समझना होगा। ये जो सिस्टम के प्रकार हैं वो क्या है। देखिएगा, मैं यहाँ पर दो सिस्टम बना लेता हूँ। एक सिस्टम ऐसा है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो रुके हुए हैं, ठीक है। ये सिस्टम के पार्टिकल्स रुके हुए हैं, एक जगह पर फिक्स है। लेकिन जब एक सिस्टम ऐसा है यहाँ हमारे पास, इसका जो पार्टिकल है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जिस सिस्टम में पार्टिकल्स रुके होंगे उसे हम कहते हैं स्टैटिक सिस्टम। और जिस सिस्टम में पार्टिकल्स मोशन में है उसे हम कहते हैं डायनामिक सिस्टम। ठीक है, आपको यहां पर पता चल गया कि डायनामिक सिस्टम क्या होता है और स्टैटिक सिस्टम क्या होता है। डायनामिक सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो मोशन में होंगे, और स्टैटिक सिस्टम में जो पार्टिकल्स होंगे वो स्टैटिक फॉर्म में होंगे, यानी कि रुके हुए होंगे। तो अब आप बोलोगे कि मुझे ये जानने की आवश्यकता क्या थी, मुझे पढ़ना है फेज स्पेस, तो मैं यहाँ पर डायनामिक सिस्टम और स्टैटिक सिस्टम के बारे में क्यों जान रहा हूँ। तो अब देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। मुझे उससे पहले उस सवाल के जवाब दीजिएगा। वो सवाल क्या है, देखिएगा। मैं यहाँ पर एक्सिस ले रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। मैंने यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, x, y, z। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे। अब बताइए कि एक स्टैटिक सिस्टम के मॉलिक्यूल का पोजीशन बताने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। आप बोलोगे क्या हल्का सवाल है सर, इस सब में तो मज़ा भी नहीं आता है। वो सवाल क्या होगा, मुझे अगर पता है कि x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा, तो मैं इसके पोजीशन को यूं चुटकी में बता सकता हूँ। यही वो आप कहेंगे। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। स्टैटिक सिस्टम में तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट क्योंकि हम ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये चीज उतना आसान नहीं होगा, ठीक है, कि आप यूं चुटकी में बताते हुए कुछ बता दो। तो आसान करने के लिए मैं बैठा हूं, चिंता मत कीजिए। तो डायनामिक सिस्टम की बात करते हैं। अब मान लीजिए पार्टिकल जो है किसी डायनामिक सिस्टम का है, तो अब बताइए आप कैसे बताओगे। आप बोलोगे सर इसमें भी एक्सपेरिमेंट बता देंगे तो क्या नहीं होगा। मेरा जवाब होगा कि नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपने ये बताया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मोशन करके यहाँ आ जाए, तब तो फिर ये इसका लोकेशन बदल जाएगा, x1 y1 y2 हो जाएगा बदल करके। फिर अगर वो मानते हैं मोशन बदल दिया, आप मानते हैं इसका बताओगे तो फिर मोशन बदल देगा वो। तो ये एक डायनामिक सिस्टम की बात आ जाती है, जहां पर मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन में है, ठीक है। तब आप क्या करोगे। अब पहले उससे पहले कुछ नामांकन कर देते हैं, ठीक है। नामांकन मतलब क्या, जो एक स्टैटिक सिस्टम के में किसी मॉलिक्यूल्स का जो पोजीशन बताता है, ठीक है, या स्टैटिक सिस्टम का जो पोजीशन बताता है वो कहलाता है पोजीशन स्पेस। ठीक है, पोजीशन स्पेस, यानी कि x, y और z जो है वो क्या है, पोजीशन स्पेस। अब साथ ही साथ देखते हैं कि मैंने जो सवाल पूछा था आपको उसका जवाब देता हूं कि आप कैसे बता पाओगे कि जो डायनामिक सिस्टम का मॉलिक्यूल्स होगा, जो पार्टिकल्स होगा, आप उसे के लोकेशन को कैसे लोकेट करोगे। ठीक है, ये सवाल तो बहुत ही कठिन लग रहा है, बट ये कठिन नहीं है। अगर आपको मैं बता दूं कि इसका वेलोसिटी, मतलब ये जो पार्टिकल है इसका मैं अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर दे दूं तब क्या करोगे आप। मैंने इसका आपको वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, चलिए आपको यहाँ पर ये x, y, z पता है, मैंने आपको साथ ही साथ क्या किया कि वेलोसिटी वेक्टर दे दिया कि ये जो है पार्टिकल वो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी है उसका, प्लस y एक्सिस के अलॉन्ग, सॉरी वी वाई,
अगर मैं आपको ये बता दूं तब क्या आप इसे बता सकते हो कि ये जो हमारा पार्टिकल है वो कहाँ पर होगा? हाँ, आप बिल्कुल बता सकते हो कि ये पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका वेलोसिटी क्या है। अगर आपको पता है कि इसका वेलोसिटी क्या है तो ये किस टाइम पर कहाँ पर होगा आप इसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पर ये बता सकते हो कि ये जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है। तो मैं इसे थोड़ा सा और इनहेंस मोड में लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मोमेंटम p जो होता है वो होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं इसी वेक्टर को यहां पर अगर लिखूं, p वेक्टर बराबर होगा px प्लस py प्लस pz, होगा ना? बिल्कुल होगा। तो ये जो px py pz है वो कहलाते हैं मोमेंटम स्पेस। अब आप बोलोगे सर यहाँ मजाक चल रहा है क्या? आपके मन में ये आएगा कि मजाक चल रहा है। हमारा सवाल था कि फेज स्पेस क्या है, हमें पढ़ना था फेज स्पेस क्या है। आप मुझे मोमेंटम स्पेस बता रहे हो, आप मुझे पोजीशन स्पेस बता रहे हो, तो हम क्या करेंगे जान करके ये? हम क्योंकि यहाँ तो पढ़ने आए हैं फेज स्पेस। तो अब देखिएगा, ये जो फेज स्पेस है ये जो फेज स्पेस है वो किसी डायनामिक सिस्टम के लिए कारगर है, यानी कि हम डायनामिक सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं किसी फेज स्पेस का। ये जो फेज स्पेस है वो क्या होता है, मैं इसे शॉर्ट में पीएस लिखूंगा यहाँ पर। तो वो क्या होगा, ये जो पोजीशन स्पेस है पीएस प्लस मोमेंटम स्पेस एमएस का सम होता है, यानी कि जो कलेक्शन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस ही कहलाता है हमारा फेज स्पेस। इसीलिए मैंने उतना देर में आपको बताया कि पोजीशन स्पेस क्या होता है, मोमेंटम स्पेस क्या होता है। अब देखिएगा यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर अप्लाई होगा, या 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी 6 कोऑर्डिनेट तो नहीं होगा, 6 डायमेंशनल होगा। कैसे? एक्स एक्सिस मुझे बता रहा है कि किसी डायनामिक सिस्टम में वो जो पार्टिकल होगा वो कितना डिस्टेंस पर है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी किसकी? px की। उसी तरह मुझे यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी py की। उसी तरह यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी मुझे pz की। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही कहलाता है फेज स्पेस। अगर अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने तो बता दिया कि फेज स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस वही कहलाता है फेज स्पेस, बट हम इसे लिखेंगे कैसे? तो बिल्कुल मैंने जो कहा उसे एज इट इज लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। क्या मैंने कहा? देखिएगा मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ फेज स्पेस का। फेज स्पेस, देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन को लिख लिया है पहले ही। क्या लिखा है मैंने? द कलेक्शन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। ठीक है, तो पोजीशन स्पेस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि पोजीशन स्पेस क्या होता है। पोजीशन स्पेस होता है एक्स वाई और जेड, जो कि मुझे बताता है कि एक वो पार्टिकल इस पॉइंट पर कहाँ पर है अभी। बट अगर मैं किसी डायनामिक सिस्टम की बात करूंगा तो मुझे दरकार पड़ती है पोजीशन स्पेस के साथ साथ मुझे मोमेंटम स्पेस की भी आवश्यकता पड़ती है। मोमेंटम स्पेस क्या है कि वो जो पार्टिकल है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मोमेंटम है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना मोमेंटम है और जेड एक्सिस के अलोंग कितना मोमेंटम है। तो मुझे ये तीनों चीजें पता होने के बाद मैं आराम से बता सकता हूँ कि वो सिस्टम जो है, मतलब वो जो पार्टिकल है वो कहाँ पर होगा एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो मैं यहाँ पे उसे लिखता हूँ फेज स्पेस, वही कहलाता है फेज स्पेस। अब बात करते हैं, सॉरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप। ठीक है, फेज स्पेस इज इक्वल टू पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, यही होता है फेज स्पेस। अब ये चीजें तो आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ आप देखते हैं, मान लीजिए कि मैं एक फेज का छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेता हूं। मैं मुझे अब ये जरूरत नहीं है कि मैं पोजीशन स्पेस में डी एक्स वाई जेड लूँ, मुझे एक छोटा सा एरिया का काम है। तो मैं क्या करूँगा, उसे छोटा कर दूंगा। तो एक्स एक्सिस में डी एक्स ले लूंगा, डी वाई ले लूंगा, डी जेड ले लूंगा। यहाँ पर देखिएगा फेज स्पेस को मैं लिखता हूँ यहाँ पर डी टाउ से। ठीक है, डी टाउ क्या है, ये सिंबलाइज करने का तरीका है। मैं छोटा सा सेल का बात करूंगा, ठीक है, छोटा सा वॉल्यूम का बात करूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, डी टाउ इज इक्वल टू डी वी
मल्टीप्लाई बाय टी गामा। अब आप बोलोगे कि यार नया नया टर्म सब आ गया है, टाउ क्या है, गामा क्या है, वी क्या है। तो एक चीज सोचिएगा, अगर मैं मान लूं कि मेरा जो वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड डिस्टेंस बता रहा है, तब क्या होगा, वो मुझे वॉल्यूम बताएगा क्या। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा वॉल्यूम डी वी ले लिया, ठीक है। और ये जो गामा है वो पोजीशन स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो सिंबल है वो गामा का सिंबल है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर से लिख देता हूँ गामा, ठीक है, ताकि ये आप मैंने देखा है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंबल ही क्या है। तो ये गामा का सिंबल है, ठीक है। सिंबल कुछ नहीं है, गामा का सिंबल है। और ये जो है वो लिखने का तरीका हो गया। अब मैं इसी चीज को अगर बढ़ा के तो और लिखूं तो क्या लिखूंगा, डी टाउ इज इक्वल टू, मैंने कहा कि ये 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब 6 डायमेंशनल फॉर्म है, तो 6 डायमेंशन आएंगे यहाँ पर। क्या क्या आएंगे, वॉल्यूम के लिए बात करूंगा तो क्या होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, और यहां पर गामा के लिए क्या हो जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड। आप ये लिखो कि ये लिखो, दोनों बात सही है। अगर आप डी नहीं भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पर नॉर्मल केस में एक छोटा सा वॉल्यूम का ही बात करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर डी लगा दिया, डी मतलब डिफरेंशियल फॉर्म लिख, ठीक है। ये एक फेज स्पेस का छोटा सा पार्ट है, फेज स्पेस सेल है ये। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी में फेज स्पेस का ही नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आप कैसे एक छोटा सा फेज स्पेस सेल का एरिया निकालोगे, सॉरी वॉल्यूम निकालोगे। तो अब हम देखते हैं फेज स्पेस सेल क्या होता है। फेज स्पेस सेल क्या होगा कि मैंने क्या किया कि मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर फेज है, ये मैंने इसे छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया, तब वो जो कहलाएगा छोटा सा सेल वो कहलाएगा फेज स्पेस का सेल या फेज स्पेस सेल। तो एक छोटा सा फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम कैसे आप कैलकुलेट करोगे, आप वो देखते हैं। तो छोटा सा है, तो मैंने अगर फेज स्पेस को मैं एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड लिख रहा हूँ तो फेज स्पेस में सब में डी लग जाएगा। नहीं, छोटा सा एलिमेंट का बात करेंगे तो डी एक्स डी वाई डी जेड, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड लिखेंगे। तो उसी को मैं यहाँ लिखता हूँ कि साइज ऑफ फेज स्पेस सेल। यहां पर मुझे वॉल्यूम निकालना पड़े किसी फेज स्पेस सेल का, वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल क्या होगा, देखिएगा। स्पेस सेल की बात कर रहा हूं तो यहां पर डी एक्स हो जाएगा डी वाई डी जेड मल्टीप्लाई बाय डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ये होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसे अरेंज करके अगर लिखूं, क्योंकि मुझे मोमेंटम की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फेज सेल जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी एक बात याद रखिएगा, जब भी हम फेज स्पेस की बात करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हम डायनामिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। कैसे लिखूंगा मैं इसे अरेंज करके, डी एक्स और डी पी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी वाई डी पी वाई डी जेड डी पी जेड। अब ऐसे भी मान लीजिए कि मैंने माना हुआ है यहाँ पे जो यूनिट सेल है वो क्यूब के फॉर्म का है, ठीक है, ताकि मैं इसे आराम से कैलकुलेट कर पाऊँ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल ऐसा आप समझ सकते हो इसे। अब बाय लिखता हूँ, बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होगा। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो डी एक्स है, डी पी एक्स जो है, ये या तो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, या नहीं तो बराबर होगा एच का, ठीक है। एच क्या है आपको पता है, दिस इज अ प्लैंक कांस्टेंट। उसी तरह मैं यहाँ पर बात करूँ तो डी वाई जो है और डी पी वाई जो है, या वो बड़ा होगा या बराबर होगा एच का। साथ ही साथ मैं जेड एक्सिस के लिए बात करूं तो डी जेड डी पी जेड वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा एच का,
ठीक है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं फॉर द मिनिमम वॉल्यूम, मैं मानता हूं जो यूनिट सेल मैंने लिया है, ठीक है, जो मतलब स्पेस सेल का जो लिया है मैंने, वो मिनिमम वॉल्यूम पे है अपना, उसका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम है। तो मिनिमम कब होगा, यहाँ पे देखिए, मिनिमम तभी हो सकता है जब वो बराबर हो जाए h का, क्योंकि या तो बड़ा होगा तो वॉल्यूम बड़ा होता जाएगा, तो बराबर होने पर मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा। तो मैं अगर यहाँ से इसका वैल्यू लिखूं, इस जो इक्वेशन मानते से मैं इक्वेशन ए मान लूँ, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है इसे मैं कंबाइंड फॉर्म पर इक्वेशन बी मानता हूँ, तब मैं क्या लिखूंगा देखिएगा, मैं लिखूंगा dx dpx dy dpy dz dpz जो होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा h का क्यूब का। h क्यूब कैसे आ गया, याद देखिएगा, इसका वैल्यू h है, h मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय h क्यूब है, यहाँ पर साइन तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। अब इस मान लीजिए मैं मिनिमम वैल्यू के लिए बात करूंगा, तब क्या होगा, जब मैं मिनिमम वैल्यू के लिए बात करूंगा तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो हट करके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ये वॉल्यूम मिनिमम का होता है जब ये जो मल्टीपल है वो बराबर हो जाए h का, तो यहाँ पर बराबर मैंने उसे कर दिया h क्यूब का। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ फॉर मिनिमम वॉल्यूम। फॉर मिनिमम वॉल्यूम जो है हमारा जो फेज स्पेस सेल है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा h। तो ये तो हमारा निकल गया वॉल्यूम क्या होगा ये छोटा सा सेल का। अगर मैं बात करूं कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा, मतलब कि एंटायर फेज स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा, तो मैं यहाँ पर देखिए क्या लिखता हूं, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। मुझे इस सब का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन के साथ करना पड़ेगा, मुझे इस मोमेंटम स्पेस का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि dpx dpy dpz, तब मुझे जो वॉल्यूम मिलेगा वो पूरा स्पेस सेल का पूरा स्पेस का मिल जाएगा। तो अब अगर आपको यहाँ पर अगर निकालना चाहूँ मैं, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे मैं इक्वेशन डी मान लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, ये पूरे स्पेस का वॉल्यूम है, फेज स्पेस का वॉल्यूम है। और ये क्या है, फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर मुझे काम पड़े कि नहीं मुझे पता करना है कि ये पूरा फेज स्पेस है उसमें कितने सेल हैं, तो मैं कैसे करूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जो है इस इक्वेशन को भाग दे देना पड़ेगा इससे, यानी कि क्योंकि वही ना होगा, देखिएगा ये है एक छोटा सा वॉल्यूम और ये है पूरा फेज स्पेस का वॉल्यूम। तो अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, पूरा फेज स्पेस का वॉल्यूम जो है फेज स्पेस के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं मैं एक फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम से, तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स, यानी कि उस फेज स्पेस में कितने नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। तो मैं इसे मिटा करके लिखता हूं, देखिएगा, तो मैं नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स लिखूं अगर, वो बराबर कितना होगा, total volume of phase space divided by volume of one phase space cell। मैं ये लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर कैसे निकालूंगा कि कितना नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि जो टोटल वॉल्यूम है एक फेज स्पेस का, मान लीजिए ये फेज स्पेस है,
मान लीजिए ऐसे मैं बता रहा हूँ फेज स्पेस है, इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं, तो वो सेल्स का नंबर कितना होगा, मैं टोटल निकाल करके एक का से भागा दे दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैसे निकालूंगा, देखिएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस जो है मैंने पीछे निकाल लिया था। ठीक है, वो क्या लिखा था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ dvx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz, साथ ही साथ इंटीग्रेशन ऑफ dpx dpy dpz डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल। वो क्या निकला था देखिएगा, वो भी यही निकला था, लेकिन वो इंटीग्रल फॉर्म में नहीं था, सिंपल फॉर्म में था। तो मैं उससे यहाँ पर मैंने इसका जो वैल्यू क्या निकाला था, वो निकला था मिनिमम के लिए एच क्यू आया था, वही आया था ना, मैंने निकाला था डी एच डी वाई डी जेड बराबर डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड बराबर क्या आया था, एच क्यू आया था। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स। अब जो मैंने आपको बताया आज की वीडियो में, उसे मैं रिकैप करूँ तो क्या कहूँगा, मैं कहूँगा फेज स्पेस सेल क्या होता है, तो ये कलेक्शन है पोजीशन स्पेस का और मोमेंटम स्पेस का। पोजीशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है, वो 3 कोऑर्डिनेट्स जो है वो कहलाते हैं पोजीशन स्पेस। और अगर किसी डायनामिक सिस्टम की बात करूँगा तो डायनामिक सिस्टम में जो पार्टिकल है वो मोशन करते रहता है, तो उसका मोशन के टाइम के साथ जो पोजीशन होगा वो बताएगा मुझे फेज स्पेस, जिसके लिए मुझे दरकार पड़ती है मोमेंटम स्पेस की। मोमेंटम स्पेस क्या होता है, पी एक्स आई पी एक्स वाई पी जेड। और मैंने आपको क्या बताया कि एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, फेज स्पेस का यूनिट सेल का वॉल्यूम, और फेज स्पेस में कितने यूनिट सेल हो सकते हैं वो किस फॉर्मूला से मैं डिराइव करूंगा, वो मैं इस फॉर्मूला से डिराइव करूंगा कि नंबर ऑफ जो फेज सेल्स हैं वो कितने हैं किसी फेज स्पेस में। मैं फेज स्पेस पर एक और वीडियो बनाने वाला हूं जहां पर मैं बताऊंगा आपको कि एक मोमेंटम डिफरेंस, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर देखिएगा जो मैंने अब निकाला उसमें मैंने मान लिया था कि जो मोमेंटम है वो पी एक्स पी वाई पी जेड है, लेकिन रियलिटी ये है कि मोमेंटम बदल भी तो सकता है। हो सकता है कि पहले उसका वेलोसिटी वी था, फिर बदल करके उसका वेलोसिटी बढ़ गया, v1 हो गया। ठीक है, तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।